Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 24th June, and one more important announcement is that I am planning to start UPSC mentorship program for 2023. So those of you who are interested and wanted to join that program, then you can. For that you have to join the Telegram group, and all the relevant details are in the Telegram group, and the link for the Telegram group is in the description box. इसके अलावा दोज ऑफ हु यू आर आस्किंग क्या इसके बाद यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस जैसे आपको पहले मिल रही है ऐसे ही आपको यूट्यूब पर मिलती रहेगी। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, रशिया सेज हैप्पी टू हेल्प इंडिया बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। तो 2036 का जो ओलंपिक्स है वो यहाँ पर इंडिया होस्ट करना चाहता है। वाइल इट कंटिन्यूज टू बी ऑस्ट्रासाइज्ड फ्रॉम वर्ल्ड स्पोर्ट फॉलोइंग द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया है, उसके बाद से यहाँ पर रशिया को ऑस्ट्रासाइज कर दिया गया है फ्रॉम द वर्ल्ड स्पोर्ट। लेकिन यहाँ पर रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है हेल्प करना इन होस्टिंग द 2036 ओलंपिक्स इफ द बिड रिसीव्स बैकिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी। अभी तक कोई भी कंक्रीट ऑफिशियल मूव नहीं हुआ है। इंडिया हैज़ रिपीटेडली एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट कि हम यहाँ पर 2036 के गेम्स को होस्ट करना चाहते हैं, और अहमदाबाद यहाँ पर सेंट्रल सिटी होगा होस्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो रशिया कह रहा है कि हम हेल्प करेंगे, तो ये एक तरीके का सिर्फ सिंबॉलिक मूव है कि रशिया जो है वो बाईलेटरल टाइज को और ज़्यादा कंक्रीट करना चाहता है विद इंडिया। At this early stage, Russia's offer is mostly symbolic, but it indicates its eagerness to bolster bilateral ties, क्योंकि जो इंडिया है वो मेजर बायर बना है रशिया के ऑयल का, क्योंकि रशिया ने हमें यहाँ पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया था। रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन रशिया ने यहाँ पर डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया को प्रोवाइड किया है, और इंडिया भी एक बायर बना है रशिया के ऑयल का। अब कौन सा ओलंपिक्स कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, तो एक बार यहाँ पर मेंशन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल जो 2024 का ओलंपिक्स है वो पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में होगा, और 2032 का ब्रिस्बेन में होगा। तो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वो 2036 की है, जो हो सकता है इंडिया को मिल जाए और इंडिया यहाँ पर 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करे। तो विद द होस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 ओलंपिक्स ऑलरेडी डिसाइडेड, दैट इज पेरिस इन 2024, लॉस एंजलिस इन 2028 एंड ब्रिस्बेन इन 2032। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। मोदी आर लिसनिंग, जी कोल्ड वॉर मेंटालिटी ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन मस्ट बी अबेंडेंट। अब यहाँ पर जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है, जैसे कि क्वाड एक ग्रुपिंग है, जैसे कि नेटो एक ग्रुपिंग है, ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी को दर्शाता है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऑन थर्सडे सेड द वर्ल्ड मस्ट अबेंडन कोल्ड वॉर मेंटालिटी, और ये जो ब्लॉक कन्फ्रंट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है वो ना की जाए। और यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का यही कहना है कि यूनिलेटरल सैंक्शंस, जो कि यहाँ पर वेस्ट नेशंस को ये लगता है कि वो किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं, और कैसे सैंक्शंस से अब्यूज़ ऑफ पावर होता है जो कि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो चाइना है वो टारगेट कर रहा था नेटो को और क्वाड को। क्वाड का पार्ट इंडिया भी है, एंड हिज मेंशन ऑफ सैंक्शंस सीम टू हैव बीन एम्ड एट द यूएस एंड द यूरोपियन कर्ब्स, जो कि यहाँ पर रशिया के ऊपर जिन्होंने सैंक्शंस लगाए थे जब यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया था। लेटर इन अ केयरफुली वर्डेड ज्वाइंट स्टेटमेंट, ब्रिक्स लीडर का ये कहना है कि दे सपोर्टेड टॉक्स बिटवीन रशिया एंड द यूक्रेन, तो रशिया और यूक्रेन यहाँ पर बातचीत करें और जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। दे ऑल्सो कमिटेड टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, और जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं उनका पीसफुल रिजोल्यूशन हो थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। तो इंडिया का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि रशिया और यूक्रेन के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है जो कि है कंजम्पशन बास्केट के बारे में। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है उसकी कंजम्पशन बास्केट को एक्सपेंड किया गया है और भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट विल लॉन्च फील्ड वर्क फॉर द न्यू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो जो लास्ट रिलीज़ हुआ था वो 2012 का था। 2017-18 का यहाँ पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया गया। गवर्नमेंट का ये कहना था कि कुछ यहाँ पर क्वालिटी इशूज़ थे जिसकी वजह से यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया गया। लेकिन ऐसी कुछ लीक्ड रिपोर्ट से ये पता चला था कि पावर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017 का रिलीज़ नहीं किया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। Government will launch fieldwork for the new consumer expenditure survey on July 1st, such as 3 visits by an enumerator to a household। तो एक हाउसहोल्ड की यहाँ पर एनुमरेटर की 3 विजिट्स होंगी और एक विजिट यहाँ पर मोस्टली 40 मिनट की होगी।
द बास्केट इटसेल्फ हैज़ बीन एक्सपेंडेड इन द न्यू राउंड। अभी यहाँ पर लार्जेस्ट कैटेगरी इंक्लूड की गई है मिसलेनियस आइटम्स की। द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मिसलेनियस आइटम्स हैज़ बीन सेग्रीगेटेड फॉर डिटेल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन कंजम्पशन ऑफ दोज आइटम्स अलॉन्ग विथ, यहाँ पर नए आइटम्स को इंक्लूड भी किया गया है जिनका यहाँ पर कंजम्पशन ट्रेंड जो है इंक्रीज हुआ है। तो along with inclusion of items which have seen higher consumption trends in recent times, about 700 investigators are likely to be engaged। इससे पहले 800-900 engaged थे, लेकिन यहाँ पर engagement भी बढ़ाया जाएगा। The survey will cover around 1.2 lakh households in rural areas and around 84,000 households in urban areas। तो यहाँ पर rural areas में लगभग 1.2 lakh households का सर्वे किया जाएगा। ये जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है ये बेसिकली 5 साल में होता है, इसीलिए इसको क्विनकॉर्नियल सर्वे कहते हैं क्योंकि ये 5 साल में होता है। एंड द लास्ट सर्वे वाज कंडक्टेड इन द 68th राउंड, जो कि जुलाई 2011 से जून 2012 में हुआ था। इसके बाद 2017-18 का भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ, लेकिन उसका डेटा यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया गया, ये कहते हुए कि क्वालिटी इश्यूज़ हैं। लेकिन स्टडीज़ जो कि लीक्ड सर्वे फाइंडिंग से पता चली तो उससे ये पता चला है कि पावर्टी लेवल जो था 2017-18 के सर्वे में वो ज़्यादा दिख रहा था। तो हो सकता है इस पर्पज़ की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया था। फिर ये सब मैंने आपको बता दिया कि 3 विजिट्स होंगी। तो फर्स्ट विजिट में क्या होगा, सेकंड विजिट में क्या होगा, थर्ड विजिट में क्या होगा, वो यहाँ पर मेंशन है। द 3 विजिट्स विल इंक्लूड द फर्स्ट विजिट टू कवर आइटम्स ऑफ डेली कंजम्पशन। फिर सेकंड विजिट विल कैप्चर डिटेल्स ऑफ आइटम्स जो कि रेगुलर नहीं यूज़ किए जाते हैं लेकिन यहाँ पर 30 डे बेसिस में यूज़ किए जाते हैं। और थर्ड विजिट्स उन ड्यूरेबल्स की जो कि यहाँ पर 365 डे बेसिस पर यूज़ किए जाते हैं। एंड देन दे विल कलेक्ट डेटा ऑन ड्यूरेबल्स विच वुड बी ऑन अ 365 डे बेसिस। इट वॉज फेल्ट दैट द अर्लियर शेड्यूल डज नॉट कैप्चर गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि अब रिसेंटली इंक्लूड किए जाएंगे। ऑल्सो इट वॉज फेल्ट दैट सर्वे टाइम शुड नॉट बी मोर देन 40 मिनट्स, जिसके लिए यहाँ पर जो विजिट्स हैं वो 3 कर दी गई हैं कि एन्यूमरेटर यहाँ पर हाउस होल्ड को 3 बार विजिट करेगा। ऑल्सो द चेंजेस इन डेटा कलेक्शन आइटम्स एंड मेथोडोलॉजी। अब आप यहाँ पर देखो कि जो बास्केट है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, मिसलेनियस आइटम्स को इंक्लूड कर दिया गया है, विजिट्स को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो इससे पहले वाले जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हैं उनके साथ कंपेयर करने में मुश्किल होगी। ऑल्सो द चेंजेस इन डेटा कलेक्शन आइटम्स एंड मेथोडोलॉजी में मेक द रिजल्ट्स इनकम्पेरेबल विद प्रीवियस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेस, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ऐसे में एस्टिमेट करना कि पावर्टी इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडियन टेक्निकल टीम रीचेस काबुल एम्बेसी, IAF फ्लाइज इन क्वेक रिलीफ। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, कौन सी प्रोविंस में आया था तो वो यहाँ पर मेंशन है पाकटेका प्रोविंस, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। इंडिया ने यहाँ पर एड प्रोवाइड की है। तो टेकिंग एन इंक्रीमेंटल स्टेप टुवर्ड्स रीओपनिंग द इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान, दिल्ली थर्सडे सेंट अ टेक्निकल टीम टू काबुल वेयर इट विल बी स्टेशन एट द एम्बेसी टू कोऑर्डिनेट डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो यहाँ पर ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। पाकटेका प्रोविंस कहाँ पर है तो ये यहाँ पर है अफगानिस्तान में, नियर द बॉर्डर विद पाकिस्तान। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी था हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम देख लेते हैं। दिनकर गुप्ता अपॉइंटेड NIA चीफ। दिनकर गुप्ता 1987 बैच IPS ऑफिसर्स एंड फॉर्मर चीफ ऑफ पंजाब पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के चीफ अपॉइंट कर दिए गए हैं दिनकर गुप्ता। आगे हम चलते हैं। इंडियन टीम इन लंका रेडी टू एड रिकवरी वाया इन्वेस्टमेंट्स। तो श्रीलंका की इकॉनमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, तो इंडिया का यही कहना है कि हम आपकी क्विक इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प करेंगे। इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स करेगा और इकोनॉमिक लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करेगा। इंडियाज़ रीसेंट इकोनॉमिक एड स्टैंड्स एट $3.5 बिलियन। तो अभी तक हम इतनी सहायता कर चुके हैं श्रीलंका की। इसके अलावा जो श्रीलंका बातचीत में IMF के साथ कि IMF लोन प्रोवाइड कर दे श्रीलंका को, तो वहाँ पर भी हम कोलंबो को सपोर्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग द डेलीगेशन अंडरलाइन दैट इंडिया स्टैंड्स रेडी टू हेल्प श्रीलंका इन क्विक इकोनॉमिक रिकवरी, कि इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रमोट करना है, कनेक्टिविटी को कैसे प्रमोट करना है और इकोनॉमिक लिंकेजेस को कैसे प्रमोट करना है। तो श्रीलंका को जो हम हेल्प कर रहे हैं दैट इज गाइडेड बाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो यहाँ पर जो सागर का विजन है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत ही हम यहाँ पर श्रीलंका की हेल्प कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। पिक्चर दिस, ये जो महाराष्ट्र में क्राइसिस है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सेम सफरिंग। अब असम में हर साल फ्लड्स आती है, हर साल इतना नुकसान होता है, उसके बाद भी आपके पास फ्लड वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं है? इस क्राइसिस को कैसे कम किया जाए उसके लिए अभी तक कोई सिस्टम क्यों नहीं बना है, उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। तो इवन एज असम बिकम्स द साइट ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल इन महाराष्ट्र, पीपल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर फेसिंग द फ्यूरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, बराक एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। लगभग यहाँ पर 100 लोग हैं जिनकी जान यहाँ पर जा चुकी है। रेन इंड्यूस लैंडस्लाइड्स हुई है, फ्लड्स हुआ है।
जिन्होंने यहाँ पर 30 ऑफ असम्स 35 डिस्ट्रिक्ट, तो 35 में से 30 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पर फ्लड की चपेट में आ चुके हैं। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा हैज़ रिपोर्टेडली सेड दैट कि जैसे ही वाटर्स रिसीड हो जाएंगे गवर्नमेंट एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेगी जो यहाँ पर स्टेट की फ्लड प्रॉब्लम है। फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी असम हैज़ रिलाइड ऑन एम्बैंकमेंट्स कि यहाँ पर जो भी वाटर ज़्यादा हो जाता है तो एम्बैंकमेंट की वजह से जो पानी है वो रुक जाता है, लेकिन ये जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पर रिपेयर नहीं हुआ है बहुत टाइम से। तो अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ लिटरेचर शोज दैट दीज वॉल्ड स्ट्रक्चर्स मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर डिकेड्स, और ये इल इक्विप्ड टू टैकल फ्लड्स। तो यहाँ पर या तो आप इसको रिपेयर करो, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होने की ज़रूरत है जो कि नहीं है। This year, they have destroyed nearly 300 such structures. A report of the Parliamentary Standing Committee on Water Resources last year. तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया था कि आपको यहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत है, सॉइल इरोजन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो रिवर्स हैं उनको डीसिल्ट करने की ज़रूरत है। तो फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत है, सॉइल इरोजन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर रिवर्स का डीसिल्ट करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेटलैंड्स एंड आउटमोडेड सीवर सिस्टम इन द स्टेट सिटीज़ इंक्लूडिंग गुवाहाटी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से फ्लड्स जो हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। सच मेजर्स इंक्लूड पुटिंग फ्लड वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस। तो फ्लड वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, लोगों को यहाँ पर सेफर लोकेशन में आप शिफ्ट कर सकते हो। तो स्टेट्स एनुअल सफरिंग मस्ट एंड। तो हर साल यहाँ पर बाढ़ आ रही है, उसके बाद भी आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हाउ टू ट्रेन अ कर्मयोगी। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आप देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स इज़ अ मस्ट फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पर जो मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम है, ये सिविल सर्विस कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया जाए उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्म योगी प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विस कैपेसिटी, तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कुछ फंडिंग प्रोवाइड किया है, तो लगभग यहाँ पर $47 मिलियन का बूस्ट मिला है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ऑथर ने यही बताया है कि कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है फॉर द पॉलिटिशियंस, फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग मस्ट एम एट बिल्डिंग प्रोफेशनल्स इन ऑल डोमेन्स फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्ट्स टू जनरलिस्ट। फाइनली बिल्डिंग मोरल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द फ्रंटलाइन वर्कर्स इज क्रिटिकल। जैसे कि यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, पटवारीज होते हैं, ग्राम सेवक्स होते हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज कराना बहुत ज़रूरी है कि वो एक पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो यहाँ पर सिर्फ कॉक्स नहीं है व्हील में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम का। तभी हो सकता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रियलाइज़ करें। आगे हम चलते हैं द फर्टिलाइज़र पिंच, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ऑथर ने ये बताया है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करता है, और अगर हम फर्टिलाइज़र यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो यहाँ पर जो हम सामान यूज़ करते हैं वो मोस्टली यहाँ पर इंपोर्ट होता है। बट देयर इज़ वन रिसोर्स इन विच द कंट्री इज शॉर्ट एंड हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट, दैट इज़ मिनरल फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर हम यूरिया को इंपोर्ट करते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट को इंपोर्ट करते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी हम इंपोर्ट ही करते हैं। दैट फिगर हाउएवर प्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट पिक्चर। तो इंडिया डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी करता है यूरिया को, इसके अलावा हमने यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट को भी प्रोड्यूस किया था, म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी किया था, लेकिन जो इंटरमीडिएट्स हैं या जो रॉ मटेरियल हैं जिसकी हेल्प से हमने प्रोड्यूस किया वो यहाँ पर पूरी तरीके से इंपोर्टेड हैं। तो द इंटरमीडिएट्स और रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स वर सब्सटेंशियली इंपोर्टेड। अब यहाँ पर दो कॉस्ट होती हैं फर्टिलाइज़र की। तो पहली बात, अगर हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक चाइना, ओमान, यूएई, इजिप्ट, तो ऐसे में हमें यहाँ पर अपने फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं देने पड़ते हैं, बेसिकली डॉलर्स में हमें पे करना पड़ता है। दूसरी बात जो प्रॉब्लम ये है, सेकेंड कॉस्ट इज फिस्कल। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं तो फार्मर से पूरी कॉस्ट तो फर्टिलाइज़र के लिए नहीं जाती क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो दूसरी कॉस्ट है यहाँ पर फिजिकल, पहली तो हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स देने पड़ रहे हैं, और दूसरी बात ये फिस्कल कॉस्ट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो होता है इससे। तो fertilizers are not only imported but Indian farmers also pay below what it costs to import or manufacture using imported inputs। तो जो यहाँ पर डिफरेंस होता है वो सब्सिडी की तरह पे किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऐसे कब तक सब्सिडी प्रोवाइड करती रहेगी। तो देयर वाज अ टाइम फार्मर्स हैड टू बी इंसेंटिवाइज टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर बूस्टिंग क्रॉप ईल्ड्स। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि हमें ये फार्मर्स को समझाने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पर फर्टिलाइज़र को ओवर यूज़ नहीं करना है। तो फार्मर्स शुड नो इंडिया इम्पोर्ट्स हाफ ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट दैट विल ओनली गो अप एंड हार्डली हैज़ एनी माइनेबल रॉक फॉस्फेट। तो ऐसे में हम फर्टिलाइजर्स को लेकर इम्पोर्ट डिपेंडेंट ही हैं। तो देयर इज़ अ नीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैप और इवन reduce consumption of high
एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। अब कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो एक तो आपको सोल्यूशन पता होगा, ये जो लिक्विड नैनो यूरिया का ये जो सोल्यूशन है इसको यूज़ किया जा सकता है, नीम कोटिंग यूरिया को यूज़ किया जाता है। तो वन वे टू डू इज़ बाई इनकॉर्पोरेटिंग यूरिएज एंड नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन कंपाउंड्स। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये उस रेट को स्लो डाउन कर देते हैं जिस रेट पे जो यूरिया होता है वो हाइड्रोलाइज हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर 2 बैग्स ऑफ यूरिया की ज़रूरत है तो 1 बैग ऑफ यूरिया से ही काम चल जाएगा। तो बाई रिड्यूसिंग अमोनिया वोलेटिलाइजेशन एंड नाइट्रेट लीचिंग मोर नाइट्रोजन इज मेड अवेलेबल टू द क्रॉप इनेबलिंग फार्मर्स टू हार्वेस्ट द सेम। तो बेसिकली सेम यील्ड आपको यहाँ पर कम यूरिया बैग से मिल सकती है। तो इससे जो फर्टिलाइजर का यूज़ है वो कम हो सकता है। तो टुगेदर विद प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड नैनो यूरिया देयर अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल साइजेस कंड्यूसिव टू ईजियर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है नीम कोटिंग यूरिया, दूसरा यहाँ पर लिक्विड यूरिया, फिर यहाँ पर कैसे हम कुछ कंपाउंड्स का यूज़ करके जो वोलेटिलाइजेशन है वो यहाँ पर कम कर सकते हैं जिससे नाइट्रोजन का यूज़ यहाँ पर कम हो। अब ये सब करने के लिए फार्मर्स को अवेयर कराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है, इट कॉल्स फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ नॉट जस्ट रिविजिटिंग देयर एग्जिस्टिंग क्रॉप वाइज न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन रिकमेंडेशंस, बल्कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फार्मर्स को डिसमिनेट करने की भी ज़रूरत है ऑन अ कैंपेन मोड। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सॉइल डिग्रेडेशन। फूड सिक्योरिटी वन ऑफ द कोर इंडिकेटर्स होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से ह्यूज डिविडेंड्स भी हुए हैं, यील्ड भी इंक्रीज हुई है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है वो ये है कि सॉइल डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अ की एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन इज हेल्दी सॉइल बिकॉज नियरली 95% ऑफ द ग्लोबल फूड प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सॉइल। तो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है जिसकी वजह से सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। जो 1/3 अर्थ की सॉइल है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है एंड अबाउट 90% कुड बी डिग्रेडेड बाई 2050 अगर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। तो 1/3 यहाँ पर सॉइल डिग्रेड हो चुकी है, 90% और डिग्रेड हो जाएगी 2050 तक अगर कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया है। वाइल सॉइल डिग्रेडेशन इज बिलीव टू बी अकरिंग इन 145 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया, इट इज एस्टिमेटेड दैट 96.40 मिलियन हेक्टेयर्स जो 30% टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। तो किया गया जा सकता है, द टाइम हैज़ कम फॉर कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन। तो यहाँ पर ग्लोबल एक्शन इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटीज़ की इस अलार्मिंग ट्रेंड को रिवर्स किया जाए। नेचुरल कॉजेज़ के अलावा यहाँ पर ह्यूमन कॉजेज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। सिंस एंशियंट टाइम्स इन इंडिया हम मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मदर अर्थ को एक डिवाइन एंटिटी कंसिडर करते हैं। इन ट्यून विद दिस डिवाइन नॉलेज इंडियन फार्मर्स सिंस एंशियंट टाइम्स यहाँ पर सस्टेनेबल और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स आई, साइंटिफिक टेक्निक्स आई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सटेंसिव यूज़ किया जाने लगा फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, जिसकी वजह से जो सॉइल हेल्थ है वो यहाँ पर डिटोरेट होने लगी और जो वाटर है वो भी कंटामिनेट होने लगा। फॉर एग्जाम्पल यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस होने लगता है। तो स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ग्लोबल सोसाइटीज़ एंड सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स, उनको साथ में आकर कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो कम हो सके। फिर यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की बात की है कि यूनियन गवर्नमेंट एक बहुत रिवॉल्यूशनरी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेकर आया था। अब सॉइल हेल्थ कार्ड में यहाँ पर फार्मर्स को बताया जाता है कि जो सॉइल है उसकी कैसी क्वालिटी है, कितने यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, कौन सा कंपोनेंट इसमें कम है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी सॉइल में। तो द स्कीम हैज़ नॉट ओनली हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल, बल्कि इससे बहुत सारे फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, उसकी ईल्ड भी इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का भी कम यूज़ हुआ है, पेस्टिसाइड का भी कम यूज़ हुआ है। और जो इंडिया का मिशन है कि रीस्टोर करना है 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2030, तो हम इस मिशन को अचीव कर सकते हैं। सेवरल स्टडीज़ हैव एस्टैब्लिश्ड दैट नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं बल्कि जो सॉइल हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। यूएस टॉप कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन न्यूयॉर्क गन लिमिट्स। तो आपको ये पता होगा कि यूएस में गन वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब गन वॉयलेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है कि आसानी से वहाँ पर कोई भी गन्स जो है वो रख सकता है। जैसे कि इंडिया में गन्स को रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं होता, कोई भी आसानी से गन रख सकता है। In a major expansion of gun rights, the Supreme Court said Thursday that Americans have a right to carry firearms in public, drawn a sharp reaction from the President Joe Biden, जिनका ये कहना है बहुत ही डीपली डिसअपॉइंटमेंट जजमेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा गन वॉयलेंस देखने को मिल रहा है यूएस में। तो जो भी था इंपॉर्टेंट इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ईयूज़ कैंडिडेट स्टेटस फॉर यूक्रेन। तो यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर बनाया जाएगा, यूरोपियन यूनियन का एक कैंडिडेट स्टेटस दिया जाएगा यूक्रेन को। फिर यहाँ पर डॉनबास का रीजन की बात की गई, तो यूक्रेन में जो यहाँ पर ल्यूहांस्क और डोनेट्स्क का रीजन है उसको यहाँ पर डॉनबास कहा जाता है। यहाँ पर सना की बात की गई, तो सना जो है वो येमन की कैपिटल है।
बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सना कहाँ पर है। व्हाट एफपीआईज मार्केट एग्जिट मीन्स, तो ये हम डिस्कस करेंगे। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फंड्स लेकर बाहर जा रहे हैं इंडिया से, तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सस्टेन्ड कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट हैव अनर्व द स्टॉक मार्केट्स, और जिसकी वजह से जो रुपी है वो यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है विद द यूएस फेडरल रिजर्व सेट टू हाइक रेट्स। और आने वाले टाइम में जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं वो इंडिया से बाहर जाएंगे। इंडिया से फंड्स बाहर जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा, डिप्रिशिएट होगा रुपी। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विच ओन अराउंड 19.5% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन हैव पुल्ड आउट ₹42,000 करोड़ इन जून सो फार। तो इसका मतलब ये है कि $33 बिलियन के जो फंड्स है वो यहाँ पर आउटफ्लो हो चुका है। जब ग्लोबल इकोनॉमी को हिट लगा था, फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 पैंडेमिक था, तो वापस से इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए जो यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया गया, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। मार्केट में जब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया। अब इन्फ्लेशन आ गया तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए अब यहाँ पर जो रिजर्व बैंक्स है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेट को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि यूएस ने जब रेट को इंक्रीज़ किया तो जिसकी वजह से जो एफपीआईज हैं वो अपना फंड्स लेकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि एफपीआईज ऑपरेट कैसे करते हैं। तो जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, जैसे कि अभी है, तो इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, वो रिस्क ऑफ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रिस्की एसेट से अपने मनी को मूव कर देते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स में, गोल्ड में। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट यूएस में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, एफपीआईज इंडिया से पैसा लेकर बाहर लेकर जा रहे हैं और यूएस के बॉन्ड्स में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। विल द रुपी फॉल फर्दर, तो हाँ रुपी और ज़्यादा फर्दर फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस है वो लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे में जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर इंडिया से बाहर जाएंगे तो जो रुपी है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट होने वाला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एमओ बस, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमओ बस द बस सर्विस ऑफ ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन एज वन ऑफ द 10 ग्लोबल रेसिपिएंट ऑफ इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड्स फॉर 2022। तो यूनाइटेड नेशंस का जो यहाँ पर एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड्स है तो उसका एक रेसिपिएंट एमओ बस भी है। अब एमओ बस क्या है, तो इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रोल इन प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज। अब जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज ये कैसे प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली इसमें रियल टाइम टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि लाइफ ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर, ई टिकटिंग, और मोस्टली यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर विमेन हैं, जो यहाँ पर कंडक्टर्स हैं तो मोस्टली यहाँ पर कंडक्टर्स भी विमेन हैं। तो ऑल्सो 40% ऑफ एमओ बस कंडक्टर्स आर विमेन एंड 100% ऑफ एमओ ई राइड ड्राइवर्स आर विमेन, ट्रांसजेंडर पीपल एंड पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। तो कैसे यहाँ पर जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के ये 10 ग्लोबल रेसिपिएंट्स में से एक है एमओ बस। नेक्स्ट है खालसा टीवी एंड इट सरेंडर्ड लाइसेंस इन यूके, इंपॉर्टेंट ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये हम फेस्टिवल डिस्कस करेंगे गोवा का साओ जोआओ फेस्टिवल। तो जो कैथोलिक्स हैं गोवा में वो सेलिब्रेट करते हैं साओ जोआओ फेस्टिवल। अब साओ जोआओ फेस्टिवल इस दिन ये फीस्ट होती है ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। अब ये जो है सेंट जॉन, इन्होंने यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है उनका बैप्टाइजेशन किया था। तो इन गोवा कैथोलिक सेलिब्रेट ऑल फीस्ट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च विच इंक्लूड ऑन जून 24 द फीस्ट ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हु हैड बैप्टाइज्ड जीसस क्राइस्ट ऑन द रिवर जॉर्डन। तो इन्होंने यहाँ पर बैप्टाइज करवाया था जीसस क्राइस्ट को। फिर यहाँ पर एक टर्म मेंशन है कोपेल। कोपेल क्या होता है, द क्राउन ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एंड लीव्स, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं कोपेल। तो इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, तो बॉयज़ जो हैं मोस्टली यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेल है उसमें जंप करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक और वर्ड मेंशन था जो कि है सनगोड। सनगोड क्या होता है, तो दो बोट्स को एक साथ यहाँ पर टुगेदर टाई कर देते हैं। बेसिकली सनगोड का मतलब होता है यूनियन, यूनिटी या जंक्शन। तो कोपेल और सनगोड। मैंडेटरी ई वे बिल्स फॉर गोल्ड सेट टू बी ऑन जीएसटी काउंसिल टेबल। अब यहाँ पर बात की गई है कि ई वे बिल्स को मैंडेटरी बना दिया जाए ताकि यहाँ पर जो टैक्स इवेजन है गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स पे वो ना हो सके। तो इन अ मेजर दैट विल हेल्प curtail revenue loss from tax evasion on gold and precious stones under the goods and services tax regime। तो जीएसटी काउंसिल जो है इस प्रपोजल के ऊपर यहाँ पर विचार विमर्श करेगी, क्या यहाँ पर ई वे बिल सिस्टम को मैंडेटरी कर देना चाहिए। जहाँ पर भी जो वैल्यू हो आइटम की वो यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ई वे बिल को क्या मैंडेटरी कर देना चाहिए, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा। बाकी यहाँ पर जो इंट्रा स्टेट ट्रेड होगी उसमें यहाँ पर स्टेट जो है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लिमिट होनी चाहिए, 2 लाख से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। The GUM has suggested that states should be allowed to decide the modalities about the imposition of the e-way bill for intrastate movement of gold and precious stones। लेकिन अगर यहाँ पर इंटर स्टेट है तो अगर 2 लाख से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है ई वे बिल को मैंडेटरी कर दिया जाएगा।
बाकी यहाँ पर किसके ऊपर कितना जीएसटी होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉलिश डायमंड्स के ऊपर इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, टेट्रापैक्स के ऊपर इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, जो ऑस्टोमी है उसमें यहाँ पर रेट कट किया जाना चाहिए। तो इस बारे में डिस्कशन होगा। अब रेट रैशनलाइजेशन मेजर्स इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो कॉम्पनसेशन रिजीम है वो ख़त्म होने वाली है। अब कॉम्पनसेशन रिजीम ये थी कि जब स्टेट्स ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था जीएसटी मेज़र, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनका रेवेन्यू कम हो सकता था। तो उनको ये कहा गया था कि अगर आपका रेवेन्यू हर साल 14% इंक्रीज़ नहीं होगा तो जो भी यहाँ पर कमी होगी लॉस में, तो वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे देगी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन रिजीम है 5 सालों के लिए थी, जो कि अब ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट ये है नॉन इंग्लिश कंटेंट मॉडरेशन। तो जो मेटा का ओवरसाइट बोर्ड है उसने ये फ्लैग किया है कि नॉन इंग्लिश कंटेंट मॉडरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है, जो यहाँ पर ओवरसाइट बोर्ड है, तो यहाँ पर जैसे कि कंट्रीज़ हैं, जैसे कि एशिया की कंट्रीज़, उनको नहीं पता है कि अगर वो किसी पॉलिसी से खुश नहीं है तो वो यहाँ पर ओवरसाइट बोर्ड में अपील कर सकते हैं। तो इन इट्स फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट द बोर्ड नोटेड दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अपील्स केम फ्रॉम द यूएस एंड कनाडा, लेकिन सिर्फ 2.4% अपील्स आती हैं जो कि सेंट्रल और साउथ एशिया से आती हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि सेंट्रल और साउथ एशिया के लोगों को पता ही नहीं है कि आप यहाँ पर अपील कर सकते हो टू द ओवरसाइट बोर्ड। अब इसका रीज़न ये है कि जो भी फेसबुक की पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हों, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश ना हो। तो इफ़ एनीथिंग वी हैव रीज़न टू बिलीव दैट यूजर्स इन एशिया, अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट एक्सपीरियंस मोर प्रॉब्लम्स एंड नॉट लेस देन दोज यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन वो उसके बाद भी यहाँ पर अपील नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। तो इन इट्स एनुअल रिपोर्ट द बोर्ड ऑल्सो नोटेड दैट मेटा हैज़ कमिटेड टू ट्रांसलेट इट्स कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी मेटा के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पर हर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे जो लोग हैं उनको पता हो सके कि वो यहाँ पर क्या क्या मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपील कर सकते हैं अगर उनको यहाँ पर कोई भी कंटेंट मॉडरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।